Hello and welcome to GK with BK. Today we will discuss important questions of biology. So let's start. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आँख की जो पुतली की जो साइज होती है वो किसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा परितारिका या फिर आइरिस। आइरिस भी बोला जाता है। इसके द्वारा आँख की जो पुतली होती है जिसे प्यूपिल बोला जाता है, इसकी साइज का निर्धारण होता है। फ्रेंड्स ये जो बिल्कुल छोटे आकार की होती है, इसे ये होती है पुतली, और इसकी साइज जो आसपास ये जो घटाता बढ़ाता है वो कौन होता है, इसे बोला जाता है आइरिस या परितारिका। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हम धूप में से जब छाँव में जाते हैं या फिर अंधेरे कमरे में चले जाते हैं, धूप में से अचानक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ दिखाई नहीं देता है। तो दिखाई न देने के पीछे जो रीज़न होता है यही होता है कि हम धूप में जो हमारा पुतली होता है उसकी साइज़ बहुत कम होती है, और जब कमरे में जाते हैं तो वही साइज़ उसकी कम ही रहती है और धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। तो हमें प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और फिर हमें कुछ चीज़ें धीरे धीरे दिखाई देने लग जाती है। तो ये हो गई आँख की पुतली और परितारिका, प्यूपिल और आइरिस। बात करते हैं कॉर्निया की। तो जो आँख परितारिका के ऊपर पाया जाता है ये भाग सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया, आँख का। और जो आँख जब नेत्रदान में कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो नेत्रदान में पूरी आँख कभी भी दान नहीं की जाती। जो आई डोनेट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया डोनेट होता है। और बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना आँख के पीछे होती है, जिसे ये आइरिस पुतली होती है तो इधर पीछे जो पीछे वाला भाग होता है यहाँ होता है रेटिना। और रेटिना पे जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, रेटिना पे बनते हैं। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा याद रखिए वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब होता है, तो वो उल्टा होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। परितारिका की बात कर चुके हैं। और कॉन सेल्स, ये जो कॉन सेल्स होती है इनमें विभिन्न प्रकार के कलरफुल पिगमेंट पाए जाते हैं। इसलिए जो भी रंग कलरफुल चीज़ें हम देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, तो वो देख पाते हैं कॉन सेल्स की वजह से। ये कॉन सेल्स और जो रोड सेल्स होती है, रोड सेल्स ये क्या दर्शाते हैं, तो ये ब्लैक और वाइट ये दोनों चीज़ों को दोनों रंगों को दर्शाती है रोड सेल्स। और जो कॉन सेल्स होते हैं इनकी मदद से हम कलरफुल चीज़ों को देख पाते हैं। चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तर्कु निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तर्कु निर्माण कौन करता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वो तर्कु निर्माण या स्पिंडल फाइबर भी बोला जाता है, इसका ये फॉर्मेशन करता है सेंट्रोसोम। और ये कहाँ उपयोगी होता है, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो उस समय जो ये सेंट्रोसोम के द्वारा तर्कु निर्माण का कार्य किया जाता है। और बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो रफ सतह होती है और एक इसकी रफ सतह होती है और एक स्मूथ सतह होती है। जो रफ सतह होती है उस पर किसका निर्माण होता है, रफ सतह पे प्रोटीन, और जो स्मूथ सतह होती है इसकी चिकनी जो सतह होती है उस पर लिपिड्स का निर्माण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जागृह कहते हैं। और इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, संपूर्ण होती है, तो इसमें जो होती है प्रक्रिया उसे बोलते हैं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल बोला जाता है इसमें जो प्रोसेस होती है उसे। और क्रेब्स साइकिल के अन्य नाम कौन से हैं, तो इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, क्रेब्स चक्र। और तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह गोल्जी बॉडी जो होता है इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ऑक्सीसोम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा, ऑक्सीसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों कैसे कोशिकांग है, तो दोनों सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग होते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडीज होते हैं, या अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है दोनों को। क्यों, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन से बने होते हैं और इनके अंदर खुद का डीएनए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में इनके खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है और खुद के राइबोसोम भी होता है।
ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है दोनों को। और अक्सिसोम क्या होते हैं? जो माइटोकांड्रिया होता है ये दो डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, तो इसकी आंतरिक जो दीवारें होती हैं उसमें उसमें ये जो आंतरिक दीवार में जो मेम्ब्रेन जो वलन पाए जाते हैं, इन वलन को क्रिस्टे बोला जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार में जो वलन पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें क्रिस्टे बोला जाता है। और इन जो क्रिस्टे हैं इन्हीं के ऊपर लगा होता है, इन्हीं के ऊपर ऐसे ऐसे डॉट डॉट के रूप में लगा होता है कौन? ऑक्सीसोम, जिसे F1 कण भी बोला जाता है, F1 पार्टिकल से भी बोला जाता है किन्हें? ऑक्सीसोम को। और बात करते हैं ऐसे ही लवक के अंदर भी जो डबल मेम्ब्रेन वाली संरचना, और ऐसे इसके अंदर जो पाया जाता है ऑक्सीसोम के जगह उसे बोला जाता है क्वांटासोम। लवक के अंदर जो मेम्ब्रेन जो संरचना होती है उसके अंदर पाया जाता है कौन सा? क्वांटासोम। और तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो हो जाएगा ऑक्सीसोम पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और पूछे क्वांटासोम तो वो पाया जाएगा लवक में। तो ऑक्सीसोम वाले में तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, वेरी वेरी लगा लीजिए इसे। और कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? फ्रेंड्स जो कोशिका का काम होता है, जन्म लेती है और विभाजन होता है, यही प्रोसेस कोशिका में चलते रहते हैं। तो कोशिका जो विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो विभाजन दो अवस्था में होता है कोशिका का विभाजन। एक होता है विभाजन की तैयारी, और दूसरा होता है विभाजन। ज़्यादा समय जो विभाजन में लगता है, तो विभाजन फेज को जो 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक होता है जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। तो ये तीनों ही हमें यहाँ लिखी है मैंने। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एस प्रावस्था। एस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। बाकी और प्रावस्था की बात करें तो जीवन में क्या होता है? तो जीवन जो होता है इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण होगा सबसे पहले, और प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। उसके बाद एस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण हो जाएगा, जो कि अभी अपन ने देखा है। एस प्रावस्था में क्या हो जाएगा? डीएनए का संश्लेषण हो जाएगा। मतलब डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे, दुगने हो जाएंगे और जुड़ते रहेंगे। और G2 प्रावस्था में जो विभिन्न कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका और सेंट्रोसोम, ये सभी कहाँ बनेंगे? तो G2 प्रावस्था में ये सभी बन जाएंगे। और इस तरह विभाजन की तैयारी हो जाएगी, और फिर इसके बाद विभाजन हो जाएगा। इस तरह कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा एस प्रावस्था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जाता है। हार्ट की जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ये तो जो ऊपर वाले जो 2 भाग है ये कौन से हैं? ये अलिंद है, और दोनों भाग कौन से कहलाएंगे? अलिंद। ये बायां अलिंद होगा और ये होगा दायां अलिंद। नीचे वाला भाग ये निलय होगा, कौन सा निलय? दायां निलय। ये बायां निलय। और यहाँ इस तरह पाया जाता है, दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये इस तरह पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल। 3 त्रिवलनी कपाट पाया जाता है दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में। और 2 द्विवलनी कपाट डाइकस्पिड वाल ये पाया जाता है बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में। और रक्त की थोड़ी सी मैं हार्ट की प्रोसेस बता देता हूँ कि इसमें जो ब्लड आता है इस तरह, इसमें शिराओं के द्वारा, अग्रमाशिरा और पश्चिमाशिरा के द्वारा जो इसमें ब्लड आता है वो कैसा होता है? तो वो CO2 युक्त होता है। और इसके बाद वो पहले दायां अलिंद में आता है, इसके बाद वो दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय से फिर ये लंग्स में जाता है। जो लंग्स में जाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जाता है फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा या पल्मोनरी धमनी के द्वारा। जो रक्त कहाँ जाता है? तो रक्त दाएं निलय से लंग्स में जाता है, और वहाँ से वो ऑक्सीकृत होकर रक्त कहाँ आता है? तो वो आता है बाएं
आलिंद में, बाएं आलिंद में आ जाएगा और बाएं आलिंद से वापस बाएं निलय में जाएगा। बाएं निलय से जो धमनियाँ होती हैं, यहाँ महाधमनी जुड़ेगी और महाधमनियों से छोटी छोटी धमनियों में बटकर यह रक्त पूरे शरीर में संचरित हो जाएगा। तो ये हमने प्रोसेस भी देखी और क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व और बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच में डाइकस्पिड द्विवल्लीय कपाट पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो साइनोबैक्टीरिया को किस वर्ग में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा साइनोबैक्टीरिया उन्हें रखा जाता है मोनेरो में। मोनेरो में रखा जाता है किसको? साइनोबैक्टीरिया। बीटेकर का जो पंचजगत वर्गीकरण है 5 क्लासेस किंगडम, उसमें सबसे पहला आता है मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी और उसके बाद आता है एनिमेलिया। तो इसके बाद आता है एनिमेलिया। ये हो गए पंचजगत के 5 मुख्य वर्ग, सबसे बड़े वर्ग। और साइनोबैक्टीरिया जो होता है इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें नील हरित शैवाल भी बोला जाता है। याद रखिए शैवाल नहीं है, ये नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। और इसे किस वर्ग में रखा जाता है? तो मोनेरा में रखा जाता है। मोनेरा में किस तरह के जंतुओं को रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को। एक कोशिकीय भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब इनकी सेल्स मैच्योर नहीं होती हैं। बात करते हैं प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में किसको रखा जाता है? इसको उदाहरण नील हरित शैवाल और इसके अलावा मोनेरा के नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, जिसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। इन तीनों को मुख्य रूप से देखा जाता है मोनेरो में। बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा होते हैं एक कोशिकीय होते हैं ये जीव भी, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते, यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब इनकी जो सेल होती है एक ही होती है लेकिन वो डेवलप्ड होती हैं। तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा में रखा जाता है। उदाहरण कौन से? उदाहरण होता है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये तीनों प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। उसमें फंगस, जितने भी फर्स्ट फंगस होते हैं, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सब फंजाई में आ जाते हैं। प्लांट में जितने भी प्लांट होते हैं सभी प्लांट इसमें आ जाते हैं। जिससे 2 भागों में फिर प्लांट को पढ़ा जाता है, तो वो होते हैं एक क्रिप्टोगेमस और फेनोरोगेमस। प्लांट के उसमें देखेंगे कभी। तो ये हो गया साइनोबैक्टीरिया किस वर्ग में रखा जाता है। याद रखिए शैवाल जो होते हैं उन्हें प्लांट में रखा जाता है। शैवाल जितने भी हैं उन्हें प्लांट में रखा जाता है। क्रिप्टोगेमस के उसमें रखा जाता है, थैलोफाइटा में शैवाल को। और जो नील हरित शैवाल है उसको रखा जाता है मोनेरा में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक आवरण जो एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स जो तंत्रिका तंत्र होता है उसे 3 भागों में देखा जाता है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में पढ़ा जाता है। 3 भाग होते हैं इसके मुख्य रूप से। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों किस में आ जाते हैं? एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन दोनों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो 3 लेयर में पाया जाता है। 3 लेयर कौन कौन सी? एक होता है ड्यूरामीटर, उसके बाद एरेक्नोइड, उसके बाद पायोमीटर। तीनों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायोमीटर। और इसके अलावा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा जो रेनल फेशियल है। रेनल फेशियल जो होता है, ये आवरण जो होता है ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर? किडनी के ऊपर पाया जाता है ये आवरण, किडनी के ऊपर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये रेनल फेशियल। क्योंकि ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड मीटर और पायोमीटर, तीनों का आवरण किस पर पाया जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पाया जाता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो हम देख चुके हैं, तंत्रिका तंत्र का पहला हिस्सा। उसके बाद जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं, इसमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका है और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिका है। ये किसी में आते हैं? ये आते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इसमें आता है अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र।
परानुकंपी क्रियाएं, ये आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे प्रश्न जो है वो है, कौन सा कान का जो हिस्सा है वो ध्वनि को विद्युत सिग्नल में बदलता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं ध्वनि कैसी यांत्रिक तरंग होती है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, और इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स इनका आंसर हो जाएगा कोक्लियो। कोक्लियो जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो कान के 3 हिस्से होते हैं, बाहरी और मध्य और आंतरिक कर्ण। तो आंतरिक कर्ण का हिस्सा होता है कोक्लियो, और ये क्या क्या काम करता है, तो ये करता है जो ध्वनि सिग्नल है, साउंड की जो फॉर्म में रहता है उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, जैसा ऑप्शन है में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसे ईयरड्रम भी बोला जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो बाहरी और मध्य जो कर्ण है इनके बीच में पाया जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टी लिख दिया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और सिरोमिनस ग्लैंड ये तो सबसे बाहरी कर्ण में पाया जाता है, जिससे मोम कर्ण मोम निकलता है, इससे जिसे हम कान का मेल भी बोलते हैं, ये इससे निकलता है सिरोमिनस ग्लैंड से। स्टेपीज ये तो हड्डी होती है, कान की मध्य कर्ण में पाई जाती है स्टेपीज हड्डी, स्टेपीज जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक छोटी आंत का भाग नहीं है। फ्रेंड्स इनका जो आंसर है हो जाएगा कोलोन। कोलोन जो है वो छोटी आंत का भाग नहीं है। बाकी 3 जो ऊपर वाले हैं ये डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों किसका हिस्सा है, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम तीनों छोटी आंत के हिस्से होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। और मानव शरीर में जो पाचन कहाँ पूर्ण हो जाता है, तो वो होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। और छोटी आंत में भी जो अवशोषण भोजन का पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के लिए जो दीवारें पाई जाती है, उसमें एक उंगलीनुमा उभार यहाँ भी पाए जाते हैं। तो उस उंगलीनुमा उभार को क्या कहा जाता है, तो उस उंगलीनुमा उभार को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम है, ये तीनों छोटी आंत के भाग है। इस तरह लपेटी होती है, बहुत लंबी होती है छोटी आंत, 5 से 6 मीटर। और जिसका सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है जेजुनम, और इसका आखिरी भाग इलियम, पहला भाग डेड्यूनम। तो ये हो गए छोटी आंत के भाग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न होगा, कि सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुष्पासन, जिसे हम थैलेमस भी बोलते हैं। थैलेमस ये सेब का खाने योग्य भाग होता है। और बात करते हैं मध्य फल भित्ति की, जो आम होता है उसका ऊपर का छिलका अपन निकाल देते हैं, अंदर जो गुठली होती है वो आंतरिक गुठली उसको फेंक देते हैं, जो मध्य फल भित्ति है उसको हम खा लेते हैं। तो आम की मध्य फल भित्ति खाई जाती है। भ्रूणपोष या नारियल जो होता है उसका भ्रूणपोष खाने योग्य भाग होता है। बाई और मध्य फल भित्ति किस में होती है, तो ये होती है बेर में, जो हम बोर गाँव में खाते हैं। उसकी जो बाई और मध्य फल भित्ति होती है वो खाने योग्य होती है। बाहरी को भी खा जाते हैं, उसके अंदर की जो फल भित्ति होती है उसे भी खा देते हैं, अंदर जो गुठली होती है उसको रगड़ के उसको फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।